नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने दिखा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के प्रति लोगों ने पूरा भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है और जनता ने दिल खोलकर समर्थन दे दिया। तेलंगाना में भी भाजपा को वोट फीसद में 2 गुना और सीटों में कई गुना बढ़ोतरी हो गई। भाजपा ने उत्तर भारत के हिंदी पट्टी में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है और दक्षिण में पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। तीनों राज्यों में सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भाजपा ने वोट मांगे। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी और कहा कि अगर ऐसा करेंगे तो देश की जनता भी आप पर भरोसा करेगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से बड़ी बड़ी रेवड़ियों की भी घोषणा हुई। ओबीसी कार्ड और जाति जनगणना जैसे दांव भी चले, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनावों के नतीजों से विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठने लगा है। इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों ने अकेले चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। साथ ही ये जताने और बताने की भी कोशिश की है कि ये इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि कांग्रेस की हार है। दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की गोवा एवं गुजरात की तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में खाता खुलने की मंशा पूरी नहीं हुई। अधिकतर उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई। तीनों राज्यों में से किसी भी राज्य में आम आदमी पार्टी 1% का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। खास बात यह है कि तीनों राज्यों में उसका मत प्रतिशत नोटा से भी कम रहा। भाजपा ने आदिवासी, पिछड़ों, दलितों और महिलाओं में अपना प्रभाव बड़ी तेजी से बढ़ाया है। उन्हें आर्थिक रूप से तरक्की के अवसर ही नहीं दिए बल्कि सत्ता में भागीदारी के रास्ते भी खोले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। उन्होंने कहा कि नारी, युवा, किसान और गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव नतीजों के बाद घोषणा कर दी है कि देश की जनता ने उन्हें हैट्रिक की गारंटी दे दी है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कुछ विपक्षी सांसद तख्तियां लहराने लगे, जिस पर स्पीकर ने सख्त आपत्ति जताई। शोर शराबे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि इसके बाद सदन की कार्यवाही निर्बाध रूप से चल सकी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक के पारित होने से देश को पहली सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी मिलेगी। इसी साल अक्टूबर में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में तेलंगाना में 889 करोड़ की लागत से सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का फैसला लिया गया था। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा ने भी चर्चा के बाद पारित कर दिया। राज्यसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आम नागरिक के लिए अधिक सुलभ बनाना और कोर्ट परिसरों में दलाली रोककर कानूनी प्रणाली में सुधार लाना है। राज्यसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन पोस्ट ऑफिस बिल को चर्चा और पारित करने के लिए लाया गया। इसके लागू होने से डाकघर अधिनियम 1898 रद्द हो जाएगा, जो वर्तमान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। पुराना अधिनियम मुख्य रूप से मेल सेवाओं पर केंद्रित था। राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल शांतिपूर्वक चला। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर निलंबन की कार्यवाही को सभापति ने उचित माना और बाद में राघव चड्ढा को नियमों के विरुद्ध आचरण न करने की चेतावनी देते हुए सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे दी। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राघव चड्ढा के मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सभी सदस्यों को पढ़नी चाहिए। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 से संबंधित गृह मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट को दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया। ये तीनों विधेयक आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे।
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग में आयोजित नौसेना दिवस समारोह में शिरकत की। तारकर्ली समुद्र तट पर भारतीय नौसेना ने अपनी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन किया। नौसेना दिवस समारोह में युद्धपोत, पनडुब्बियों, विमानों ने अपनी क्षमता और दक्षता का प्रदर्शन किया। मैरीन कमांडो ने 8000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। सी किंग हेलीकॉप्टर से उतरकर मैरीन कमांडो का युद्ध कौशल, MS-60R हेलीकॉप्टर का फ्लेयर दागकर सुरक्षा क्षमता का प्रदर्शन, जिसे देखकर सभी गौरवान्वित हो उठे। प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक दुर्ग और तट पर नौसेना दिवस मनाए जाने के लिए बधाई दी। भारतीय नौसेना के अदम्य साहस और शौर्य का लोहा साल 1971 में पूरी दुनिया ने माना था, जब नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को बर्बाद कर दिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट विपरीत परिस्थितियों में दुनिया के साहसिक ऑपरेशन में से एक है। युद्धपोत विक्रांत सहित 20 युद्धपोतों ने इसमें हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का इतिहास सिर्फ 1000 साल की गुलामी का, हार और निराशा का ही नहीं, बल्कि शौर्य और विजय का भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 140 करोड़ नागरिकों की सामर्थ्य शक्ति की वजह से बड़े लक्ष्य हासिल कर रहा है। सुरक्षित, समृद्ध और सशक्त भारत में आत्मनिर्भर भारत भी अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी उन्होंने किया। शिवाजी महाराज से जुड़ी हुई एक फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी उन्होंने किया। 1660 में निर्मित ये किला भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का गौरव है। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये तस्वीरें, 3 तस्वीरें चक्रवाती तूफान मिगजॉम से प्रभावित चेन्नई की हैं। राज्य के कई जिलों में सोमवार को भी भारी बारिश हो रही है। इस कारण सड़कों पर पानी भर चुका है, रेल यातायात प्रभावित है, एयरपोर्ट भी डूब चुका है, उड़ानें ठप हो गई हैं। चक्रवाती तूफान मिगजॉम ने खतरनाक रूप ले लिया है। मिगजॉम के प्रभाव के कारण चेन्नई और आसपास के इलाकों चंगलपेट, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर में रविवार से ही भारी बारिश हो रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकालने के लिए भारतीय सेना की 12 मद्रास यूनिट ने मुगालिवक्कम और मणप्पक्कम इलाकों में राहत एवं बचाव अभियान चलाया। चक्रवात के कारण समुद्र तट से लगे करीब 144 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान मिगजॉम के कारण चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, बोर्डों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कार्यालयों में मंगलवार तक के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। भारत मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान मिगजॉम के धीरे धीरे तेज होने और उत्तर की ओर लगभग समानांतर और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट के करीब बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि मिगजॉम का असर 6 तारीख तक रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि तूफान बंगाल की खाड़ी से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है, जिस पर लगातार नजर रखी जा रही है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर पहुंचने के बाद चक्रवात के फिर से मुड़कर उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। 5 दिसंबर को मिगजॉम बड़े चक्रवाती तूफान के रूप में आंध्र प्रदेश के तट पर टकरा सकता है। इसके चलते आंध्र प्रदेश में भी तैयारियां जोरों पर हैं। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में NDRF की 21 सदस्यीय टीम पहुंच चुकी है। ओडिशा के क्षेत्रीय मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान मिगजॉम के मंगलवार शाम तक आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर पहुंचने की संभावना है। साथ ही ओडिशा के कई जिलों में तेज बारिश के लिए येलो कार्ड जारी किया गया है। ओडिशा में पूर्व तट रेलवे के तहत चलने वाली 60 ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के कारण 6 और 7 दिसंबर को बंगाल के कई जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है। तूफान का आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में असर ज्यादा होने की वजह से सरकार और प्रशासन ने सभी को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। साथ ही मछुआरों को 6 तारीख तक समुद्र में नहीं जाने का सुझाव दिया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के प्रधान उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और जॉन फाइनर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की और वैश्विक स्थिति पर उपयोगी विचारों का आदान प्रदान किया।
केनिया के राष्ट्रपति विलियम सामो रूतो भारत की राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से ये उनकी पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने केनिया के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो से मुलाकात की। राष्ट्रपति रूटो भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। 8वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आज पहला दिन है। इसी अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कई देश गतिशीलता की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और प्रौद्योगिकी ने इसमें अपना अहम योगदान दिया। श्रीलंका के लेफ्टिनेंट जनरल विकुम लियानागे भारत के दौरे पर हैं। उन्हें नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोमवार को उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 के मुकाबले पहले जहां मात्र 50 बायोटेक स्टार्टअप हुआ करते थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 6000 को पार कर गई है। तेलंगाना के हैदराबाद से आज सुबह नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान वायुसेना का एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट पिलाटस PC-7 MKIL दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 2 पायलटों की मौत हो गई। ट्रेनर एयरक्राफ्ट पिलाटस PC-7 MKIL के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। ICCR यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित नॉलेज इंडिया विजिटर्स प्रोग्राम का आज से शुरुआत हो गई है। दिल्ली में कल हवा की गति तेज होने से प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी से बेहतर होकर खराब श्रेणी में आ गई है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी है। इस दौरान कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिसके चलते कश्मीर में रात के तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले में आप सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार पर सरकारी योजनाओं और अपनी उपलब्धियों के प्रचार के लिए सैन्य बलों और लोक सेवकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। 3 राज्यों में आए चुनाव परिणाम के बाद सोमवार को घरेलू शेयर बाजारों के कारोबारी सत्र में तेजी दर्ज की गई। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 1384 अंकों की जबरदस्त छलांग लगाते हुए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। कारोबारी दिन की शुरुआत से ही निफ्टी में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। दिन के अंत में 418 अंक की बढ़त के साथ निफ्टी 20,686.80 अंक पर बंद हुआ। विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा के सुधार से भारतीय रुपये में 3 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। सोमवार के कारोबारी दिन डॉलर के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ रुपया 83.36 पर बंद हुआ। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनी सोनी इंडिया का वित्त वर्ष 2022-2023 में मुनाफा 31.8% बढ़कर 136.7 करोड़ रुपए हो गया। इस दौरान कंपनी की परिचालन आय भी 23.1% से बढ़कर 6,353.74 करोड़ रुपए हो गई। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जुलाई-सितंबर 2023 तिमाही के लिए श्रम बल सर्वेक्षण की आंकड़ों को जारी कर दिया गया है। वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 15 से 29 वर्ष के उम्र समूह के बीच हिमाचल प्रदेश शहरी इलाकों में 33.9% बेरोजगारी दर के साथ देश में सबसे आगे रहा। वहीं 30.2% बेरोजगारी के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। एक और छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। गीत संगीत की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवा देने वाली कंपनी स्पॉटिफाई अपनी लागत कम करने और लाभ की स्थिति में पहुंचने के लिए दुनिया भर में लगभग 1500 कर्मचारियों की छंटनी करेगी। ये स्पॉटिफाई में इस साल होने वाली तीसरी छंटनी होगी। जमीन जायदाद के बारे में परामर्श देने वाली कंपनी कॉलियर्स इंडिया ने प्रफुल्ल अग्रवाल को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। कंपनी द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई। निवेश कंपनी जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने राहुल रॉय चौधरी को निजी संपत्ति सेवा खंड और गोपीनाथ नटराजन को पोर्टफोलियो एवं प्रबंधित परिसंपत्ति खंड का मुख्य कार्यपालक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है।
L&T फाइनेंस होल्डिंग्स ने अनुषंगी कंपनियों L&T फाइनेंस, L&T इंफ्रा क्रेडिट और L&T म्यूचुअल फंड ट्रस्टी का अपने साथ विलय पूरा होने की घोषणा की है। इस विलय के बाद अब सभी ऋण व्यवसाय L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ ही ये सूचीबद्ध ऋण इकाई गैर बैंकिंग वित्त कंपनी बन जाएगी जो L&T फाइनेंस ब्रांड के तहत कई उत्पाद और सेवाएं मुहैया कराती है। रेटिंग एजेंसी इकरा ने आशंका जाहिर की है कि वित्त वर्ष 2023-2024 की दूसरी छमाही में प्राथमिक इस्पात उद्योग को कच्चे माल की बढ़ती लागत और इस्पात की कमजोर कीमतों के कारण चुनौतीपूर्ण माहौल का सामना करना पड़ सकता है। एफिल टावर के पास इस्लामिक स्टेट के विचारों से प्रेरित एक फ्रांसीसी नागरिक द्वारा जर्मन पर्यटक की हत्या किए जाने के बाद पेरिस 2024 ओलंपिक के उद्घाटन समारोह की सुरक्षा को लेकर कई प्रश्न उठने लगे हैं। दुबई में चल रहे COP28 समारोह में जलवायु लचीली दुनिया के निर्माण में महिलाओं की भूमिका विषय पर बातचीत करते हुए अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने कहा कि महिलाएं और लड़कियां विषम परिस्थितियों का बोझ उठाती हैं। COP28 के स्वास्थ्य दिवस के उद्घाटन पैनल के दौरान अमेरिकी जलवायु प्रतिनिधि जॉन कैरी ने कहा कि कोयला दुनिया का सबसे बेकार और प्रदूषण पैदा करने वाला ईंधन है। पिछले 8 वर्षों में पहली जर्मन ब्राजील सरकार परामर्श को शुरू करने के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा बर्लिन की यात्रा पर पहुंचे। नीदरलैंड द्वारा इजराइल को F-35 भागों का निर्यात रोके जाने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। साल 2019 के बाद ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहुंचे फ्रांसीसी विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से रक्षा संबंधों में सुधार और प्रशांत महासागर क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के विषय पर काम करने के लिए कैनबरा में नई योजना का भी उद्घाटन किया। वेनेजुएला ने पड़ोसी देश गुयाना के तेल समृद्ध विवादित क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता का दावा ठोकने के लिए कराए गए जनमत संग्रह को मंजूरी दे दी। वेनेजुएला सरकार के दावे के अनुसार जनमत संग्रह में लगभग 10 लाख से अधिक वोटरों ने हिस्सा लिया। पश्चिमी इंडोनेशिया के सुमात्रा में एक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण मारे गए 11 पर्वतारोहियों के शवों को बचाव दल ने बरामद कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ T20 वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। कप्तान तेम्बा बाबूमा और कैगिसो रबाडा को लिमिटेड ओवर सीरीज से बाहर कर दिया गया है। हालांकि दोनों खिलाड़ी टेस्ट सीरीज में वापसी करेंगे। T20 और वनडे सीरीज के लिए एडन मरक्रम को कप्तान बनाया गया है। वहीं बाबूमा टेस्ट सीरीज में टीम की कप्तानी संभालेंगे। कप्तान शाई होप के नाबाद शतक और रोमारियो शेफर्ड की 48 रन की तूफानी पारी की मदद से वेस्टइंडीज ने पहले एक दिवसीय मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। आर्मेनिया के येरेवान में चल रही IBA जूनियर विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के बॉक्सर हार्दिक पवार, अमीषा और प्राची टोकस रजत पदक जीतने में सफल रहे। इन तीनों मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई, लेकिन फाइनल मुकाबला जीतने में सफल नहीं हो पाए। नोएडा की आराध्य गुप्ता ने CBSE की नेशनल रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। CBSE छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर की बहुत सी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाता है। भारत के रामकुमार रामनाथन ने ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर को सीधे सेटों में हराकर कलबुर्गी ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। ये 57 दिनों के अंदर उनका तीसरा ITF खिताब है। ऑस्ट्रेलिया 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से हट सकता है और उसके खेल अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय महासंघ को अन्य देशों की दावेदारी पर विचार करने के लिए कह दिया है। गोल्ड कोस्ट के मेयर टॉम टेट ने कहा था कि उन्हें सरकार से समर्थन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी नहीं कर सकते हैं। इससे पहले जुलाई में विक्टोरिया प्रांत मेजबानी से हट गया था। फुजेरा में आयोजित हुए 2023 पावर बोट रेसिंग चैंपियनशिप में ब्रिटेन की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल में जीत हासिल की। इसके साथ ही टीम GB ने ओवरऑल खिताब भी अपने नाम करने में सफलता पाई। स्पेन में आयोजित हुए SSL गोल्ड कप में हंगरी खिताब अपने नाम करने में सफल रहा। हर 2 साल में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता के खिताब जीतने की राह में हंगरी ने इटली, नीदरलैंड्स और स्पेन को पीछे छोड़ने में सफलता पाई। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी और टॉटनहम हॉटस्पर के बीच खेला गया मुकाबला 3-3 से ड्रॉ हो गया। इस मुकाबले में दोनों हाफ में 3-3 गोल हुए। इस ड्रॉ के बाद मैन सिटी तीसरे स्थान पर खिसक गई।
प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने फुलहम को एक रोमांचक मुकाबले में 4-3 से हरा दिया। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला एनफील्ड के मैदान पर खेला गया। इस जीत के बाद लिवरपूल लीग में 14 मैचों में 31 अंक के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी ने एक रोमांचक मुकाबले में ब्राइटन को 3-2 से हराने में सफलता पाई। चेल्सी के लिए एंजो फर्नांडेज ने 2 गोल करके टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इटालियन फुटबॉल लीग सीरिया में इंटर मिलान ने अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखा है। इंटर ने नेपोली को 3-0 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ इंटर मिलान ने लीग में एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। एक और छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आगे बढ़ते हैं। ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF फेम अभिनेता यश 8 दिसंबर को अपनी अगली फिल्म का ऐलान करने वाले हैं। रणबीर कपूर और बॉबी देओल की फिल्म एनिमल ने तीसरे दिन 75 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अभिनेता अक्षय कुमार की आगामी फिल्म हाउसफुल 5 अब 6 जून 2025 को रिलीज होगी। काला टीका के मशहूर टीवी धारावाहिक में नजर आ चुके अभिनेता भूपेंद्र सिंह द्वारा लाइसेंसी रिवॉल्वर से की गई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। फिल्म अभिनेता अजय देवगन अपनी आगामी फिल्म सिंघम अगेन के लिए एक एक्शन सीन्स शूट करने के दौरान घायल हो गए। जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता की आगामी फिल्म मस्त में रहने का ट्रेलर जारी हो गया है। अभिनेता अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड का टीवी प्रीमियर 8 दिसंबर को एंड पिक्चर्स पर किया जाएगा। गॉडजिला फ्रेंचाइजी की नई फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। अभिनेता शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म डंकी का ट्रेलर 5 दिसंबर को जारी होगा। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बहुप्रतीक्षित फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टीजर गणतंत्र दिवस के अवसर पर जारी होगा। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।